Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I'm Hiba Ijaz and welcome to lecture number 24. So we'll continue our chapter number 4, that is control structures. आज जो हमें टॉपिक्स कवर करने हैं they are nested if statement and loops. तो हम काफ़ी अब आगे मूव कर रहे हैं, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पे मूव करते जा रहे हैं और आप लोग के लिए अब इसको अंडरस्टैंड करना इतना आसान नहीं होगा, तो प्लीज़ अपना साथ साथ प्रैक्टिस करें. अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो कि आई थिंक के मेजॉरिटी नहीं कर रही, तो काफ़ी मुश्किल हो जाने आप लोग के लिए. ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होती है. हमने इफ स्टेटमेंट में देखना था कि हम लोग सबसे पहले लिखते हैं इफ, ठीक है, एंड उसके आगे हम लोग लिख देते हैं कोई भी कंडीशन यहाँ पे कि हमारे पास कंडीशन क्या है जिसकी बेसिस पे हमने एक ब्लॉक को सिलेक्ट करना है. ठीक है, अगर तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो हम इस ब्लॉक को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवा देते हैं जिसके अंदर जो भी हमारे पास लिखा हुआ हो. ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो तो हमने आगे मल्टीपल एल्स थे हमारे पास. ठीक है, हम लोग उनको वन बाय वन एग्जीक्यूट करवाते जा रहे थे. ठीक है, कि पहले हम लोग इसको एग्जीक्यूट करवाते, देन अगर ये ना ठीक होता तो दोबारा हम लोग किसी और चीज़ को एग्जीक्यूट करा देते. ठीक है, कि पहले हम लोग इफ़ में डिसाइड कर रहे थे, इफ़ के अंदर कंडीशन लगाई हुई थी कि अगर कंडीशन ट्रू है तो इसके नीचे वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवा दो. अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, कोई और कंडीशन चेक करनी है, तो हम एल्स इफ़ के अंदर दोबारा कंडीशन चेक कर लेते थे क्या वो कंडीशन ट्रू है. अगर ट्रू होती थी अगर, तो हम उसको एग्जीक्यूट करा देते थे. अदरवाइज हम लोग एक और कंडीशन अगर चेक करनी है तो दोबारा एल्स इफ में हमें लगाया होता था. अगर अगेन ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो लास्ट हमारे पास एल्स ब्लॉक होता था, हम उसके अंदर जो भी लिखा होता था उसको एग्जीक्यूट करा देते थे. तो हमारे पास बेसिकली क्या था, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एक ही सीक्वेंस में चलता जा रहा था कि अगर ये इफ नहीं है तो इस इफ की तरफ आ जाओ, एल्स इफ की तरफ आ जाओ, अगर वो एल्स इफ नहीं है तो इस एल्स इफ की तरफ आ जाओ, एंड एल्स की तरफ आ जाओ. ठीक है, लेकिन नेस्टेड इफ में हमारे पास क्या होता है कि हम एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन चेक कर रहे होते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इफ कंडीशन. ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, अब मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर से लिखा हुआ है कि एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन आ रही है. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके ब्लॉक के अंदर आ जाओ. ठीक है, और इसके ब्लॉक के अंदर एक और इफ कंडीशन लिखी हुई है, इस कंडीशन को चेक करो. ठीक है, तो ये इस कंडीशन की तरफ, इस इफ की तरफ कब आएगा, जब ये आउटर कंडीशन ट्रू होगी. ठीक है, क्यों, क्योंकि देखें ये जो अंदर वाली कंडीशन है रेड वाली है, ये आउटर इफ के ब्लॉक के अंदर है. ये हम देख सकते हैं कि ये रेड वाली जो इफ एल्स है ये एक और इफ एल्स है जो कि इस ब्लैक आउटर के अंदर आ रही है. ठीक है, अगर ये आउटर कंडीशन ट्रू होगी तब ही ये अंदर आएगा और अंदर वाला ब्लॉक हमारे पास एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमारे पास कंडीशन ट्रू हुई, ये अंदर आ जाएगा. यहाँ पे एक और इफ रखी हुई है हमारे पास. ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन चेक होगी. ठीक है, और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये एल्स के अंदर जो लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है, और अगर ये आउटर इफ ही गलत है, अगर आउटर इफ की कंडीशन ही गलत है तो ये अंदर आएगा ही नहीं, ये इस इफ की तरफ आएगा ही नहीं, क्योंकि ये इसके ब्लॉक के अंदर यहाँ पे शुरू हो रहा है ना, इस ब्लॉक के अंदर है ना, तो ये इस ब्लॉक के अंदर आएगा ही नहीं और हमारे पास स्ट्रेट अवे एल्स जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है, तो आई होप आपको नेस्टेड इफ समझ आ रहा है. इसका हम एक प्रोग्राम करते हैं. ठीक है, इसका हम एक प्रोग्राम करते हैं. हम अब डेफ सी प्लस प्लस की तरफ जाते हैं. इसके अंदर मैंने ये प्रोग्राम लिख के रखा हुआ है. ठीक है, टाइप किया हुआ है. अब देखिए सबसे पहले हमारे पास हेडर फाइल है iostream.h, क्योंकि हमने सी इन और सी आउट का इस्तेमाल करना है. और यूजिंग नेम स्पेस std, मैंने बताया था कि डेफ सी प्लस प्लस में हम लोग ये यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है. हम लोगों ने iostream भी बेसिकली एक नेम स्पेस के अंदर डिफाइंड हुई भी होती है और हमने उसको भी इंक्लूड करना होता है. हमने बताना होता है कि हम लोग ये हेडर फाइल का कौन सी नेम स्पेस से यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, इंट मेन किया है. नेक्स्ट हमने इंट मेन क्यों किया है, वॉइड मेन क्यों नहीं किया, क्योंकि
जो हमारे पास डेव सी प्लस प्लस है, ये एक एडवांस कंपाइलर है। इसके अंदर हमने बताना होता है कि हम लोग होगा रिटर्न, जो मेन फंक्शन है ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मेन फंक्शन को हम लोग एंड में कह देते हैं रिटर्न ज़ीरो। तो जब हम लोग रिटर्न ज़ीरो लिखते हैं, इसका मतलब होता है हमारा जो मेन फंक्शन है, ये वाला जो मेन फंक्शन है, इसको ज़ीरो रिटर्न कर दो। तो जब इसको कोई इंटीजर मिलता है, ज़ीरो मिलता है या वन मिलता है, इसको पता चल जाता है कि अच्छा इस मेन फंक्शन का काम ख़त्म हो गया है, अब प्रोग्राम एंड हो गया है। ठीक है, तो इसको ज़ीरो रिटर्न करना है, इसलिए ये जो स्टार्ट में हमारे पास लिखा होता है इंट, ये रिटर्न टाइप होती है। यहाँ पे अगर वॉइड लिखे, इसका मतलब है इसको कुछ रिटर्न नहीं होना, इसलिए यहाँ पे हम लोग उसको कुछ भी रिटर्न नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंट में लिखा है, इसलिए नीचे मैंने रिटर्न ज़ीरो लिख दिया है। आप अपने एग्ज़ाम में किसी तरह भी लिख सकते हैं, आप ये हेडर फाइल्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, और आप जो वॉइड आप लोग की जो बुक में लिखा हुआ है iostream.h /konya.h वो भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन बेटर कि आप अपने बुक के नॉर्म्स ही फॉलो करें, बुक को ही फॉलो करें तो सही है। तो अब हमने क्या करना है, हम लोग आ जाते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ जो हम कर रहे हैं नेस्टेड इफ पे। सबसे पहले हमने क्या किया, इंट मार्क्स, ओके कि एक मार्क्स नाम का वेरिएबल हमारे पास बन गया है, हमारे पास मेमोरी में एक ब्लॉक बन गया है, उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, हमारे पास मेमोरी में एक ब्लॉक बन गया है, ठीक है, हमारे पास मेमोरी में एक ब्लॉक बना और उसका नाम क्या है हमारे पास, मार्क्स। ठीक है, अब हमने क्या किया, वो अभी खाली है, उसके अंदर कुछ भी हमारे पास सेव नहीं हुआ, वो उसके अंदर कोई डाटा भी नहीं है, और उसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर, उसके अंदर हम इन टाइप का डाटा सेव कर सकते हैं। फिर हमारे पास सी आउट हुआ है, मतलब कि स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आएगा, लिखा हुआ आएगा एंटर मार्क्स। ठीक है, जो भी हमारे पास इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ होता है वो एज इट इज आ जाता है। स्क्रीन में हमारे पास लिखा हुआ आएगा एंटर मार्क्स। फिर हमारे पास आगे क्या है, सी इन, मतलब कि यूजर से हम लोग अब मार्क्स लेंगे। ठीक है, और जो भी हम मार्क्स लेंगे वो कहाँ जाके सेव हो जाएंगे, ये जो हमने ब्लॉक बनाया था ना ऊपर इंट मार्क्स का डिक्लेयर कराया था, उसके अंदर जाके वो मार्क्स सेव हो जाएंगे। ठीक है, अगर यूज़र लिखता है 30, ठीक है, तो वो 30 जाके इस मार्क्स के अंदर सेव हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास इफ़ कंडीशन लगी हुई है कि अगर मार्क्स 0 से ज़्यादा हैं एंड मार्क्स 100 से कम है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो मार्क्स 0 है या फिर मार्क्स 0 से ज़्यादा है, और मार्क्स या तो 100 है या फिर 100 से कम है। एंड का मतलब क्या होता है कि ये दोनों कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, मतलब कि मार्क्स वैलिड हो, 0 से ज़्यादा भी हो या फिर 0 और 100 से कम हो, ये नहीं कि आप कोई नेगेटिव मार्क्स एंटर कर रहे हैं या फिर आप 200 एंटर कर रहे हैं। ठीक है, मार्क्स का वैलिड होने के लिए हम लोग ये कंडीशन लगा रहे हैं आउटर इफ। अगर मार्क्स वैलिड है, ये कंडीशन ट्रू है तो अंदर आ जाए। ठीक है, ये इफ के अंदर इफ लगा हुआ है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इस इफ एल्स के ऊपर आएगा। ओके, तो अगर आप ये चेक करेगा क्या मार्क्स 33 से ज़्यादा है, अगर मार्क 33 से ज़्यादा है तो लिखा हुआ आ जाएगा यू पास्ड, अदरवाइज लिखा हुआ आ जाएगा यू फेल्ड। ठीक है, और अगर ये आउटर कंडीशन ही ट्रू नहीं है, अगर कोई स्टूडेंट ने एंटर कर दिया 200, तो फिर ये इस एल्स की तरफ आ जाएगा, ये अंदर इस वाले इफ एल्स की तरफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये इफ एल्स इस आउटर इफ की बॉडी में है। यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमर्स भी मैं डाल के दिखा सकती हूँ आपको कि ये, सॉरी, कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, कि ये जो हमारे पास अंदर लिखा हुआ है सब कुछ, ये आउट इस इफ का पार्ट है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये अपनी ब्रैकेट के अंदर आएगी और वहां पे ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर ये ट्रू नहीं है तो हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू नहीं है, यूजर ने कोई मार्क्स ना ही उसने 0 से कोई बहुत छोटे मार्क्स एंटर कर दिए, उसने कोई नेगेटिव में मार्क्स एंटर कर दिए, या फिर उसने 100 से ज़्यादा एंटर कर दिए, तो हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा सी आउट इन वैलिड डाटा। ठीक है, क्योंकि इफ़ अगर एग्जीक्यूट नहीं होता तो एल्स एग्जीक्यूट होता है, और एल्स के ऊपर लिखा हुआ है इन वैलिड डाटा, तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं।
हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहा है, तो अभी थोड़ा सा वेट करें। ओके, ये देखिए हमारे पास लिखा हुआ आ गया एंटर मार्क्स। पहले हमारे पास मार्क्स डिक्लेयर हुआ था, देन सी आउट हुआ था एंटर मार्क्स। अब हम हमारा वेट कर रहा है कर्सर कि हम कुछ एंटर करें। मैंने एंटर कर दिया है 40, ठीक है। तो मैं इस 40 लिख के एंटर का बटन दबाऊंगी तो ये 40 मेरे पास कहाँ चला जाएगा, कहाँ जाके सेव हो जाएगा, जो हम डिक्लेयर किया है ना मार्क्स उसके अंदर। और देखिए मैं गेट भी वही कर रही हूँ जो मैंने डिक्लेयर किया है, ठीक है, सी इन मार्क्स। तो यहाँ पे तो मैंने 40 एंटर किए हैं, ये जाके सेव हो जाएंगे इस इंट मार्क्स के अंदर, ठीक है। अब मेरे पास लिखा हुआ आ गया यू पास्ट। इसने पहले चेक किया, आउटर इफ को चेक किया कि क्या मार्क्स 0 से ज़्यादा है और मार्क्स 100 से कम है। अगर ये ट्रू है तो ये अंदर आ जाएगा, फिर ये देखेगा क्या मार्क्स 33 से ज़्यादा है, ठीक है। तो मार्क्स 33 से ज़्यादा थे, अगेन ट्रू हो गई, ये अपने इस इफ के अंदर भी आ गया और लिखा हुआ आ गया यू पास्ट। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है ये। अगर देखिए दोबारा मैं इसको रन करके आपको दिखाती हूँ। इस बार मैं मार्क्स एंटर कर देती हूँ 900, ठीक है। अब 900 में एंटर करूं तो ये आउटर इफ जो लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 100, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये इस वाली बॉडी के अंदर आएगा ही नहीं, ठीक है। ये जो बॉडी आपको नजर आ रही है आउटर इफ की कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 33, इस वाली बॉडी के अंदर आएगा ही नहीं। ये स्ट्रेट अवे आउटर एल्स की तरफ चला जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा हमारे पास इनवैलिड डाटा, ठीक है। तो नेस्टेड इफ बेसिकली क्या होती है, एक इफ के अंदर दूसरा इफ लगाओ, एक कंडीशन के अंदर मल्टीपल कंडीशंस लगी हुई हो। नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज हमने देखना है कि हमारे पास लूप्स क्या होती हैं, ठीक है। तो हम लोग लूप की तरफ जाते हैं। लूप हमारे पास बेसिकली क्या होती है कि एक ही चीज, एक ही स्ट्रक्चर हमारे पास रिपीटेडली एग्जीक्यूट हो रहा है, एक ही स्टेटमेंट हमारे पास रिपीटेडली एग्जीक्यूट हो रही है। इस काम के लिए हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं, डिफरेंट लूप्स टाइप की यूज करते हैं। एक हमारे पास होती है फॉर लूप, हमारे पास होती है व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। आज हम देखते हैं कि फॉर लूप हमारे पास क्या होती है, ठीक है। फॉर लूप को लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप लिखते हैं फॉर। अगर आपने एक स्टेटमेंट है 1 डेटा है 2, ठीक है, एक लाइन आपके पास लिखी हुई है कोई, आप इसको बार बार 3 बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, ठीक है। आप एक लाइन को अगर 3 बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो आप पहले स्टार्ट करेंगे 1 से, ठीक है। फिर जब वो लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो आप इंक्रीमेंट कर देंगे, आप उसको 2 कर देंगे। जब वो भी इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है, जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, रन हो जाएगी, तो आप उसको 3 कर देंगे, ठीक है। कि आप एक ही चीज को बार बार एग्जीक्यूट करा रहे हैं। इसको एग्जीक्यूट अगर आपने 3 बार कराना है तो आपने काउंटर सेट करना है कि पहले आपके पास एक बार एग्जीक्यूट हो, देन दूसरी बार एग्जीक्यूट हो और देन तीसरी बार एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, ये बेसिकली क्या है, आप एक काउंटर सेट कर रहे हैं इसके अंदर कि आपने एक आई नाम का वेरिएबल बना दिया है, इसके अंदर पहले आपने क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है। फिर आपने चेक करना है, देखें यहाँ पे हमने कहा कि 3 बार एग्जीक्यूट हो, तो आपने चेक लगाना है। अगर एक चीज 0 से स्टार्ट हो रही है तो ये कहाँ तक जाएगी, तो 3 बार एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। 2 तक जाएगी तो इसका मतलब है 3 बार एग्जीक्यूट हो गई है, कि 1 टाइम 2 टाइम्स एंड 3 टाइम, ठीक है। तो पहले हमने एक वेरिएबल लिया आई, इसकी वैल्यू रख दी 0, ठीक है। जब हमने कहा कि आई की वैल्यू 0 है और आई की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं कि क्या हमारे पास 3 टाइम से ज़्यादा तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। हम कहते हैं आई इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब कि पहले आई 0 हो, देन हम लोग देखें कि क्या 0 लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो हमारे पास इस वाले ब्लॉक में आ जाओ और हमारा काम कर दो, ठीक है। तो एक बार हमारे पास ये काम हो जाएगा, देखें
स्टेप 1 में हमारे पास है हमने काउंटर को इनिशियलाइज कर दी है, आई की वैल्यू हमने 0 कर दी है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं कि क्या हमारा जो हमने 3 टाइम एग्जीक्यूट करना है तो क्या हम 3 टाइम से आगे तो नहीं निकल गए, 4th टाइम पे तो नहीं पहुंच गए। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाते हैं ये चेक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो होता है थर्ड स्टेप में हमारे पास हमने जो काम करना होता है वो करते हैं। एंड जो स्टेप 4 होता है उसमें हम लोग अपडेट कर देते हैं अपने काउंटर को। अगर आई की वैल्यू जीरो है तो आई की वैल्यू हम फिर 1 कर देते हैं। देन वो दोबारा काम करवाते हैं, फिर आई की वैल्यू को 1 से 2 कर देते हैं, फिर दोबारा काम कराते हैं। इस तरह हम लोग रिपीटेडली एक काम को करवाते रहते हैं, ठीक है। तो हमने स्टार्ट में आई की वैल्यू 0 रखी है, ठीक है, और फिर चेक किया है कि क्या आई इज लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो आई इज लेस देन इक्वल टू 2 था तो हमारे पास एक बार ये अंदर आ जाएगा अपने फॉर लूप के ब्लॉक में, इन ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा और हमारे पास जो भी काम हमने करना है वो कर लेंगे और फिर आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। आई की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, तो वो दोबारा यहाँ पे 1 हो गई, ठीक है। फिर वो दोबारा इधर आता है और चेक करता है कि क्या i इज लेस देन इक्वल टू 2 है। i की वैल्यू क्या है, 1 हो गई। क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 है, तो 1 ऑब्वियसली लेस देन है 2 से, तो ये हमारे पास अंदर आ जाएगा, ठीक है, इस फॉर लूप के अंदर आ जाएगा। ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा हमारे पास और दोबारा हमारे पास i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है। i की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, पहले 1 थी, अब i की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। फिर ये दोबारा कंडीशन चेक करेगा क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, क्या ये कंडीशन ट्रू है। तो लेस देन तो 2 नहीं है लेकिन इक्वल जरूर है, ठीक है। ये 2 जो है वो इज इक्वल टू 2 जरूर है। तो जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये ब्लॉक के अंदर आ जाता है, ठीक है, अपना काम करता है और दोबारा आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देते हैं, मतलब आई की वैल्यू में +1 कर देते हैं। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, हमारे पास 3 हो गई। 3 हो गई, ये अगेन कंडीशन चेक करता है इंक्रीमेंट करने के फौरन बाद और देखेगा क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 है। अब हमारे पास ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो रही है, ना ही 3 2 के इक्वल है ना ही इससे छोटा है। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये फॉर के अंदर नहीं आएगा, ये इससे बाहर निकल जाएगा। तो ये देखिए हमने किस तरह फॉर लूप की मदद से एक ही काम बार बार करवाया है, ठीक है। पहले आई की वैल्यू 0 थी तो वो काम करवाया, इंक्रीमेंट करवाया, देन हमने ये कंडीशन चेक की, दोबारा वो करवाया काम, एक ही काम हमने बार बार कराते गए, आई की वैल्यू 0 पर, आई की वैल्यू 1 पर और आई की वैल्यू 2 पर, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रोग्रामिंग में हम लोग देखते हैं कि ये कैसे होता है हमारे पास। ऑल्दो मैंने 2 प्रोग्राम्स प्लान किए हुए थे लेकिन आज के लिए एक प्रोग्राम ही काफ़ी है। हमने यहाँ पे हेडर फाइल्स हमेशा जो हम डालते हैं वो डाल दी, हमने मेन फंक्शन को स्टार्ट कर दिया और हमने अब यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है एंड के, ठीक है। इसको मैं आपको यहाँ पे पहले करके दिखाती हूँ। कि बेसिकली हमारे पास हो क्या रहा है इस प्रोग्राम में, देखिए हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया, इंट के कि के नाम का एक वेरिएबल बना दिया, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर हमने लिखा के इज इक्वल टू 1। फॉर लूप में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होती है, कोई वैल्यू असाइन कर दी जाती है। के को हमारे पास 1 असाइन हो गई। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, कंडीशन चेक होती है, उसने देखा के की वैल्यू 1 है और के इज लेस देन 5, ठीक है। ये कंडीशन चेक होगी, कंडीशन हमारे पास ट्रू है, ठीक है, के की वैल्यू 1 है और 1 इज लेस देन 5। जब कंडीशन ट्रू होती है तो ये फॉर लूप के अंदर आ जाता है और इसके अंदर जो भी लिखा हुआ होता है वो काम होता है। तो हमारे पास अंदर आ जाएगा और हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा, आई एम अ स्टूडेंट, आई वाज बोर्न इन 2001। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि अब ये फर्स्ट स्टेप में हुआ, ये अंदर आ गया फॉर लूप के, अब हमारे पास ये चला जाता है इंक्रीमेंट की तरफ, ठीक है। अब के की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, के +1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जैसे ही इंक्रीमेंट करेगा ये अगेन हमारे पास यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, क्या के की वैल्यू लेस देन 5 है, तो यस के की वैल्यू 5 से कम है हमारे पास, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू हो गई तो
ये अंदर आ जाएगा, दोबारा हमारे पास लिखा हुआ आएगा आई एम अ स्टूडेंट, आई वॉज बॉर्न इन 2001। ये जब फॉर लूप एग्जीक्यूट हो जाता है दोबारा ये जाता है इंक्रीमेंट की तरफ, के की वैल्यू अब हो जाएगी 3। इंक्रीमेंट करने के बाद ये क्या करता है, कंडीशन चेक करता है, इस स्टेप पे आएगा। अगेन ये देखेगा क्या 3 इज लेस देन 5 है, तो 3 की वैल्यू 5 से कम है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा आई एम अ स्टूडेंट, आई वॉज बॉर्न इन 2001। ठीक है, ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के बाद ये किधर जाता था, ये अगेन इंक्रीमेंट करता था। अभी के की वैल्यू क्या है, 3 है, अब के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और अगेन ये इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, इंक्रीमेंट कर 4 हो गया तो कंडीशन चेक करेगा, देखेगा क्या 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन जैसे ही ट्रू होती है ब्लॉक के अंदर आता है, एग्जीक्यूट हो जाएगा आई एम अ स्टूडेंट, आई वॉज बॉर्न इन 2001। ठीक है, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद ये किधर मूव करता है, इंक्रीमेंट की तरफ। के की वैल्यू 4 थी, 5 हो गई, 5 इंक्रीमेंट करने के बाद कहाँ मूव करता है, कंडीशन को चेक करता है, चेक करेगा क्या 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 है। अब यहाँ पे हमारे पास 5 5 से छोटा नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है ये नीचे इस लूप बॉडी के अंदर नहीं आता, इस प्रोग्राम से बाहर निकल आता है। ठीक है, तो फॉर लूप कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, इनिशियलाइजेशन हमारे पास एक दफ़ा होती है। ठीक है, ये काम हमारे पास खाली एक दफ़ा होता है, उसके बाद ये फॉरन कंडीशन को चेक करता है। ठीक है, कंडीशन को चेक करने के बाद ये बॉडी के अंदर आता है, इसके अंदर आने के बाद ये इंक्रीमेंट करता है, देन कंडीशन चेक करता है, फिर ये अंदर आता है। ठीक है, फिर ये क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है, फिर ये कंडीशन को चेक करता है एंड देन अगेन अंदर आता है। ठीक है, तो ये आपको आई होप प्रोग्राम समझ आ गया होगा। अब मैं रन करके आपको इसको दिखाती हूँ। ये देखिए ये पूरी प्रोग्राम लिखा हुआ है हमारे पास, इसको अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। अब ये देखें हमारे पास के की वैल्यू 1 थी, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 था, तो हमारे पास आउट ये प्रोग्राम अंदर आ गया। कंडीशन चेक करने के बाद फॉर लूप के अंदर आते हैं, तो लिखा हुआ आ गया आई एम अ स्टूडेंट, आई वाज बोर्न इन 2001। ठीक है, ये एंड एल लगा हुआ है इसलिए न्यू लाइन में आ रही है। जैसे ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है ये दोबारा इंक्रीमेंट करता है, के की वैल्यू 1 थी, के की वैल्यू 2 कर दी, और दोबारा फिर कंडीशन चेक करता है 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, तो ये कंडीशन ट्रू है, ये दोबारा इसने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, एग्जीक्यूट करने के बाद ये दोबारा इंक्रीमेंट करता है, के की वैल्यू को 3 किया, कंडीशन चेक की, के इज लेस देन 3 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू थी, दोबारा एग्जीक्यूट किया, ये हमारे पास एक बार फिर लिखा हुआ आ गया। फिर के की वैल्यू को 4 कर दिया, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू थी, ये ब्लॉक के अंदर आ गया, दोबारा एग्जीक्यूट कर दिया। फिर के की वैल्यू 5 है, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है, कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ये ब्लॉक के अंदर नहीं आया और हमारा प्रोग्राम को एंड कर दिया। तो देखें 1 2 3 4 ये दो लाइंस 4 दफा आई हैं। ठीक है, क्योंकि 4 इज लेस देन 4 तक चला है, उसके बाद ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉर लूप नहीं चला। तो एक और प्रोग्राम भी है, ये अब आप लोगों की असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने करना है, ये बहुत सिंपल है, इसको स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने एग्जीक्यूट करना है। और आज क्लास में ही अगर टाइम हुआ ठीक है तो आप लोगों ने मुझे करके देना है। हमारा लेक्चर 23 मिनट्स का रिकॉर्ड हुआ है, 25 मिनट्स आप लोग के पास हैं, और उसके बाद जो आपका 15 मिनट बच जाते हैं उसके अंदर आपने ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये सामने नज़र आ रहा है, ये आपकी बुक के अंदर भी है, आपने बस इसको एग्जीक्यूट करके मुझे स्टेप बाय स्टेप दिखाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि के की वैल्यू 1 है तो क्या हुआ, के की वैल्यू 2 है तो क्या हुआ। ओके, तो आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा, ये बहुत सिंपल सा है, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है, आपका इंटरेस्ट डेवलप करें तो आपको लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज अपना असाइनमेंट अटेम्प्ट